हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा। हमारे पास आज है जिसका नाम आ जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, कई बार इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कह देते हैं। TERRESTRIAL। कई बार इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कह देते हैं बेटा। और इसमें मतलब हम लोग नो डाउट इस कॉन्सेप्ट में अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करने वाले हैं। तो इसमें तुम मैग्नेट की बात करने वाले हो। सबसे पहले तो मैग्नेट की बात करने वाले, ठीक है। अब मैं तुम्हें मतलब इसकी एनालॉजी सारी की सारी शेयर करता रहूंगा, तुम लोग उसको लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। सुनो सुनो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है पोल स्ट्रेंथ। एक वर्ड आता है बेटे पोल स्ट्रेंथ। किसका? ऑफ ए मैग्नेटिक पोल। ऑफ ए मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली होता क्या है? राइट डाउन दिस वर्डिंग। बेसिकली दिस इज अ measure of the magnetic field produced by a magnetic pole। मैग्नेटिक पोल ने जो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसकी स्ट्रेंथ, इसकी एनर्जी देखो। जैसे तुम लोग चार्ज लिखते थे, चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो इस चार्ज की जितनी वैल्यू होगी, जैसे मान लो 10 कूलम है, 10 कूलम जितना फील्ड बनाएगा। अगर 20 कूलम है तो 20 कूलम जितना फील्ड बनाएगा। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसका फील्ड भी ज्यादा। तो पोल स्ट्रेंथ की जो नोटेशन होती है बेटा स्मॉल m होती है और चार्ज, मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की बात करते हो, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में तुम पोल स्ट्रेंथ की बात करते हो। क्लियर हो गया बच्चे? ये पोल स्ट्रेंथ होती है। और चार्ज का यूनिट कूलम होता है और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है बेटे? एम्पियर मीटर। फिर जैसे तुम लोग कूलम्स लॉ की बात करते हो, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे तुम्हारे पास बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, यहां पे तुम्हारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम दो चार्जेस की बात करते हो, जो ये दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हो, तो उसका फोर्स का वैल्यू तुम लिखते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और मैग्नेटोस्टैटिक्स में तुम लोग दो पोल्स लेते हो, जैसे ये भी नॉर्थ आ गया और ये भी नॉर्थ आ गया, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट हमेशा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसकी पोल स्ट्रेंथ m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? r। तो बेटे इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स आती है वो तुम्हारे पास μ0/4π, और यहाँ पे बेटे m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, फॉर्मूला सेम है, सिमिलर है। और नो डाउट तुम μ0 का नाम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रखते हो।
एब्सोल्यूट परमेबिलिटी रखते हो उसका नाम, ठीक है। और जैसे तुम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखते थे या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते थे या एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते थे फोर्स इन वैक्यूम टू द मीडियम। और नो डाउट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर दोनों सेम ही थे एक तरह से, वैल्यूज मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ही थे वैल्यूज को, है ना। वैसे तुम ये लोग यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी को डिफाइन करते हो जो होती है मीडियम टू द वैक्यूम, मीडियम टू द वैक्यूम। और तुम्हें जैसे यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ पता है, वैसे ही बेटे यहाँ पे μ0/4 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, इसको याद कर लेना। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स ही हैं बेटा। जैसे तुम फोर्स लिखते थे QE, Q फॉर चार्ज, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फोर्स। वैसे ही बेटे तुम मैग्नेटिक फोर्स लिखते हो, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, वही लॉजिक आएगा। तो बेसिकली तुम यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो कि जब तुम बिहेवियर की बात करोगे तो जो रोल यहाँ पे +Q चार्ज है वही रोल इधर नॉर्थ है, क्योंकि +Q चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है और यहाँ से नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है। और जब तुम नेगेटिव चार्ज लिखते हो नेगेटिव Q, तो ये फील्ड यहाँ पे एंटर करता है नेगेटिव Q पे। और जब तुम साउथ की बात करते हो तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। लॉजिक क्लियर हो गया? उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। और जैसे तुम कोई चार्ज करते थे कंसिडर Q बेटा, और ये कोई पॉइंट था तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ये R वेक्टर था और ये +Q चार्ज है। यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी P पॉइंट पे? क्या आती थी P पॉइंट पे वैल्यू? KQ/R³ इंटू R वेक्टर। इन द सेम वे बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास एक मान लो M है, नॉर्थ पोल है रदर। नॉर्थ पोल के कारण जब तुम्हें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है कि क्या है P पॉइंट पे, उसका आंसर भी K फॉर कांस्टेंट है। यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे R³ आएगा। सेम मेथड, सिमिलर मेथड, सिमिलर अप्रोच, ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद होगा तुम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते थे। जब तुम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हो, जब तुम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हो तो बेटे ये चार्ज -Q है, ये +Q है, और इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है फ्रॉम -Q टू +Q। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो तुम क्या लिखते हो? चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, ये लिखते हो। इन द सेम वे बेटा हमारे पास आता है मैग्नेटिक डायपोल। एक तो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वैसा ही मैग्नेट, वही मैग्नेटिक डायपोल है, पर वो मैग्नेटिक डायपोल करंट के कारण बना था। अब ये मैग्नेटिक डायपोल ऑलरेडी जो डायपोल्स नेचर में एक्ट करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी ये साउथ और नॉर्थ होता है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। जहां पे बार मैग्नेट का ये डॉट लगा हो तो उसका मतलब नॉर्थ होता है।
और यहाँ पे भी तुम्हारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, चाहे तुम पीएम लिख दो चाहे कैपिटल एम लिख दो, है ना, डाइपोल मोमेंट, उसकी भी पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। और इसकी डायरेक्शन -q से +q थी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि जो रोल, जैसा रोल -q प्ले करता है वही साउथ प्ले करता है, जो रोल +q प्ले करता है वही रोल नॉर्थ प्ले करता है। ठीक है, देखिए कंपैरिजन वाला चैप्टर है, कंपैरिजन वाले पॉइंट्स है, तुम्हें ये चीजें बहुत जबरदस्त वे में याद भी रहेंगी। ठीक है, अब तुम जब बात करते हो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, डाइपोल का, तो तुम्हारे पास इसका वैल्यू क्या आता है बेटा, तुम्हें याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये बेटे -q है, ये +q है, और ये पॉइंट P है, इसके सेंटर से इसका दूरी जो है ना वो r है। तुम्हारे पास यहाँ पे नेट फील्ड इधर को आता था, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, whose value was 1/4πε0 2 PER by r square minus l square का whole square, and this was L. In the same way, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नेट फील्ड आया इस तरफ इक्वेटोरियल लाइन पे, और ये वैल्यू आया 1/4πε0 बेटे P/r³, ये रिजल्ट आता है इसका, P/r³। r ये डिस्टेंस है, r + l लिख दो, r + l, r² + l² का क्यूब, r² + l² का क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आती है। ठीक है, बाय 2। ठीक है, ये रिजल्ट होता है बेटा इसका। ठीक है, अब इन द सेम वे जब तुम इसका बात करने वाले हो, क्या नाम है, मैग्नेटिक डाइपोल की, क्या करोगे, ये डाइपोल ड्रॉ करोगे, इसका नाम नो डाउट तुम्हें नॉर्थ मार्क करना पड़ेगा, ये साउथ आएगा, और एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दोगे बेटा। और जब तुम इसका पॉइंट मार्क करोगे P, ये वाला तो L ही है, ये डिस्टेंस, ये कितना आ गया R, मैं यहाँ पे एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता लगेगा, μ0/4π, बिल्कुल इस जैसे ही, ये वाला 2 m pm लिख देता हूँ, r/r² - l² का होल स्क्वायर, ये, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही है, जैसे इधर थी। ठीक है, और ये तुम्हारे पास बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे इधर आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने वाले हो, उसका वैल्यू μ0/4π m pm ओवर r² + l² की पावर 3m, वही रिजल्ट जो ये लिखा है तुमने यहाँ पे। ठीक है, सेम। बच्चों क्लियर हो गया, कैसे तुम्हें याद होगा, ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, एंड इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके ऑपोजिट होता है, एंटी पैरेलल। ठीक है ना, वैसे ही तुम यहाँ पे लिखते हो ऑन बेटा एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है तुम्हारे पास वो पैरेलल होता है डाइपोल मोमेंट के मैग्नेटिक, और इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट है। क्लियर हो गया, और कभी तुम शॉर्ट मैग्नेट की बात करते हो
शॉर्ट डाइपोल की बात करते हो, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हो, तो बच्चों आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो तुम्हें पता ही है बेटा, जैसे तुम लोग एक्सियल लाइन पे लिखते थे 1/4πε0 2p/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या लिखते थे 1/4πε0 p/r³। क्लियर हो गया? और वैसे ही बेटा जब तुम यहाँ पे शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे, वही चीज, सारा फॉर्मेट वही है, बस याद रखो कि अब साइलेंट नॉट को तुम 1/μ0 कर दो तो वो रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड वाला बन जाता है। अब साइलेंट नॉट को 1/μ0 करो, μ0 ऊपर चला गया, ये μ0/4π2, ये pm/r³ और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ढूंढना चाहते हो μ0/4π pm/r³, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, और जैसे तुम निकालते थे, ये सारे कंपैरिजन वाले रिजल्ट्स हैं बेटा, तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है। सॉल्व ड्राइव में इसलिए नहीं करा रहा बिकॉज इसकी मेथोडोलॉजी वही है जो तुम लोग पहले करके आए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। और जैसे तुम्हारे पास दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, वैसे तुम यहां पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल। मेथोडोलॉजी, फैक्ट्स, सब कुछ सेम। कैसे? जैसे तुम यहां पे डाइपोल लिखते थे ऐसे करके, और यहां पे तुम कोई पॉइंट मार्क करते थे, यहाँ पे तुम्हारे पास इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इसका ये एंगल बीटा था और ये एंगल थीटा था। मैं रिजल्ट्स भी लिख के दे रहा हूँ। तो पी पॉइंट के ऊपर जब तुम नेट फील्ड निकालते थे बेटा, तो वो क्या आता था 1/4πε0 p/r³ √3 cos square थीटा +1 और tan बीटा का वैल्यू हाफ ऑफ tan थीटा। याद रखो शॉर्ट डाइपोल। वैसे ही तुम एक इसकी बात करने वाले हो, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे -q और +q था, वैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये कोई पॉइंट है P, इसका ये एंगल थीटा है, यहाँ पे कुछ नेट फील्ड आ जाएगा मैग्नेटिक P जो कि इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। मेथोडोलॉजी, स्टेप्स, सब कुछ सेम। जबरदस्त। P कितना आ गया μ0/4π p/r³ √, ये pm आ गया ना, मैग्नेटिक डाइपोल 3 cos square थीटा +1 बेटा। और जब तुम इसका tan बीटा के बारे में लिखने वाले हो, वो रिजल्ट सेम आएगा। क्या दिक्कत है? सब कुछ तो वैल्यू सेम है, सिर्फ नाम ही डिफरेंट है। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके गुड। अच्छा, इसके बाद तुम्हें ये भी पता है बच्चों कि तुम लोगों ने ये करा हुआ है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे, हमने करा भी है लास्ट लेक्चर्स में, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल।
ठीक है बच्चे, यहाँ पे तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और ये बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे ये माइनस क्यू था प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इधर को, ये क्यू ही आ गया, ये माइनस क्यू ही आ गया और ये एंगल थीटा आ गया तुम्हारे पास। तो जब तुम टॉर्क लिखने वाले हो उसका आंसर P क्रॉस E होता है और जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हो वो माइनस P डॉट E होता है। और कभी वर्क डन लिखोगे, वर्क डन और द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। पर इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे भी टॉर्क जो है वो M क्रॉस P आएगा, M की जगह P लिख दो, PM मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस PM डॉट B आएगा, ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया। और जब तुम्हारे पास ये था इन बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी फोर्स ऑन अ शॉर्ट डाइपोल, ऑन अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तुम्हें मैंने लिखवाया था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, P डॉट DE बाय DR इंटू E कैप, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ये रिजल्ट है। यहाँ ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, P डॉट ये वैल्यू वैसे ही तुम्हारे पास बेटा, जैसे हमने ये याद है करा था बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला था बेटा, ये वैसे ही तुम ये जब यहाँ पे हेडिंग दोगे इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, सब कुछ सेम बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फोर्स को तो चलो आप वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, P की जगह PM आ जाएगा डॉट D बाई DR ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के बीच में फोर्स। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, ठीक है। हाँ ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, हैव अ चेकआउट, फिर शुरू करते हैं आगे नया काम करेंगे अभी आज, बिल्कुल फंडामेंटल नया काम। ये वाला तो एनोलॉजी वाला था, मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया, पर अभी नया काम करेंगे, इसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म, अभी करने वाले हैं, ठीक है। बट वेट फॉर 3 मिनट्स ओनली, शाबाश करो जल्दी जल्दी से। देखो अब हम लोग एक जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है, टॉपिक है हमारे पास टॉपिक है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये एक बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ये अभी तक रिसर्च चल रही है, पता ही नहीं है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, पता ही नहीं है किसी को। उसकी अलग अलग थ्योरीज दी गई, एक थ्योरी दी गई कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है बहुत भयंकर जबरदस्त, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। पर बाद में क्वेश्चन ये भी अराइज हुआ कि आप लोगों को पता है कि
हमारे पास इधर वो क्या वॉल्केनो है ना, वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो में बहुत हाई टेम्परेचर है, अर्थ में बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इतना हाई टेम्परेचर है तो वहां पे कहता है कि कुछ भी नहीं रह सकता है, वहां पे कुछ भी नहीं रह सकता है। मैग्नेट तो बहुत दूर की बात हो गई, कहते हैं अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा, शायद कहते मैग्नेट का अर्थ है इसलिए बिकॉज अर्थ के पास आइनोस्फीयर है, और हमें पता है आइनोस्फीयर में क्या है, चार्जेस हैं, और अर्थ रोटेट कर रही है, चार्जेस भी रोटेट कर रहे हैं, और वही रोटेशन ऑफ चार्जेस के कारण हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। पर यह कहानी भी किसी हद तक झूठ है, क्योंकि उसको भी चैलेंजेस मिल रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कि इधर ऐसे कैसे फील्ड आ सकता है। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन पार्ट है वो ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया, ये हमें इस पे सोचना नहीं है। पहली बात, उस पर रिसर्च चल रही है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर एज आई जस्ट सेड इज द बिकॉज ऑफ आइनोस्फीयर, पर अभी तक वो भी श्योर नहीं है। हमारी रिसर्च का, हमारे 12वीं के सिलेबस का कुछ ज्यादा हिस्सा इसमें है ही नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना। पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक रियलिटी है, और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्यों हिस्सा नहीं है, पर है क्या, कैसे एक्ट करता है, वो हमारी नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल लाइफ में इसका बहुत जबरदस्त रोल है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक जबरदस्त पॉइंट बताता हूं, सुनो बेटा। जैसे जैसे तुम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करते हो, टू लोकेट अ पॉइंट, to locate a point in a space, to locate a point in a space, we need some coordinate system. We need some coordinate system to locate a point in a space. In the same way, beta, in the same way. अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट जबरदस्त ये बताता हूं। शिप्स होते हैं जो सेल करते हैं बेटा समंदर में, समंदर में दूर दूर तक समंदर ही होता है जब आप सेलिंग पे देखते हो। मतलब वहां पे सिवाय सूरज के आप कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, वेयर इज आवर सन एंड वेयर इट इज एंड समथिंग लाइक दैट। पर एक बात 100% श्योर रहती है बेटा कि हम सूरज से ईस्ट को प्रोडिक्ट करते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन को फॉलो करना हो किसी मतलब कहीं पे जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो तुम्हें मैग्नेटिक नीडल की जरूरत पड़ती है, कंपास नीडल की जरूरत पड़ती है, तुम्हें डिप सर्कल, ये आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे हम, डिप सर्कल की जरूरत पड़ती है। मतलब ये ऐसे मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं मोशन में, कि हम कहां पे और कैसे जाना चाहते हैं और कैसे पहुंचने वाले हैं while sailing through the sea with a ship. सी में वैसे नहीं जाना घूमने, ओके। अच्छा मेरा पॉइंट सुनो, जैसे मैंने बोला टू लोकेट अ पॉइंट इन अ स्पेस और एनीवेयर वी नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन द सेम वे टू लोकेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, चाहे वो स्पेस बोल दो कहीं बोल दो, एट एनी पॉइंट due to earth we need that's called magnetic elements of earth, उसका नाम आता है magnetic elements of earth, उसका नाम आता है, that's called the magnetic elements of earth। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स थे x, y और z, वैसे यहां पे तुम्हारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन से? एक थीटा, एक डेल्टा
और एक एच। अब मैं इन तीनों के नाम बता देता हूँ बेटा। थीटा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ declination, delta is called as the angle of dip, and h is called as the horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. तो ये बेटा हमारे पास तीन, जैसे उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होते थे एक्स वाई जेड करके, वैसे हमारे पास ये तीन आते हैं। अगर तुम्हें ये तीन पैरामीटर्स पता है तो तुम दुनिया में मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में स्पेस में कहीं पे भी अगर अर्थ से बहुत ज्यादा दूर जाओगे तो उसकी बात नहीं कर रहे, पर अर्थ के किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक जाओगे तो तुम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत जबरदस्त वे में बता सकते हो कि ये कैसे है। ठीक है, अब मैं तुम्हें डेक्लिनेशन बताता हूं कि डेक्लिनेशन को मेजर करने के लिए क्या चाहिए। अगर तुम्हें डेक्लिनेशन मेजर करना है बेटा तो तुम्हें मैग्नेटिक, या इसका नाम कंपास नीडल होता है, तुम्हें ये चाहिए। जो नॉर्मली हमारी वॉचेस होती है ना, मैग्नेटिक वॉचेस जिसको बोलते हैं वो, और डेल्टा एक वर्ड आता है, इसका नाम एंगल ऑफ डिप है, उसको मेजर करने के लिए डिप सर्कल चाहिए, डिप सर्कल। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एक डायग्राम थोड़ा सा छोटा सा शो करता हूँ कि इसमें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये तुम्हारे पास ऐसे ये आ गया, और ये तुम्हारे पास एक नीडल आएगा जो कि ऐसे पॉइंट करेगा, और ये मान लो फ्लोर है तुम्हारे पास एक्स वाई, ये फ्लोर है ये वाला। ठीक है, तुम देख पा रहे हो कि इट विल रोटेट, इसको ऐसे तुमने रखा हुआ है, तो तुम ये बोलोगे इट विल रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट विल रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक दूसरा है जो नीडल ऐसे करके रखा हुआ है, उसको वर्टिकली तूने रखा है, रखा है। तो इसमें तुम बोलोगे कि इसमें ये ऐसे करके मार्किंग होती है, यहाँ पे 0 0 मार्क होता है, और इसमें एक डिप नीडल होती है, नीडल ही होती है बस ऐसे करके, मान लो ऐसे, और ये एंगल डेल्टा आता है। और ये मैंने 0 0 मार्क किया ऐसे करके, और एक नीडल होती है ऐसे करके, दोनों एंड्स होते हैं इसके, और जितना ये एंगल डेल्टा उतना ये एंगल डेल्टा है। इसकी मार्किंग जब देखते हो तो ऐसी होती है, ये 0 ये 90 और ये 90। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें ये जो नीडल है, ये जो डिप नीडल है, तुम ये बोलते हो कि ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है, ये बेटा वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है। जो डिप नीडल है बेटे, ये तुम्हारे पास वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है। ठीक है, इसको बहुत जबरदस्त वे में याद रखना, हम लोग करेंगे भी इसको, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये रहता है, एक वर्ड आता है मेरिडियन, एक वर्ड आता है मेरिडियन, इज बेसिकली कॉल्ड एज ए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज ए मेरिडियन। कोई भी वर्टिकल प्लेन का मतलब समझो क्या है, जैसे मान लो ये पेपर है कोई, ये वाला ये वाला जो प्लेन आ गया, इसको तुमने बोल दिया मेरिडियन। और अगर वर्टिकल प्लेन, मान लो तुम जैसे कहीं पे हो, तुमने बोल दिया सर ये इधर नॉर्थ है ज्योग्राफिक, इधर ज्योग्राफिक साउथ है, तो तुम जब इसमें से एक वर्टिकल प्लेन पास कर दोगे ऐसे करके, लॉजिक समझो बस, तुम उसका नाम
ज्योग्राफिक मेरिडियन रख दोगे, उसका नाम क्या रख दोगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन. वर्टिकल प्लेन, if vertical plane passing through geographic axis, then it is called as a geographic meridian. और अगर तुमने वर्टिकल प्लेन को, if vertical plane passing through freely suspended magnet, बेटा, passing through the freely suspended magnet, then it is called magnetic meridian. Then it is called as the magnetic meridian. अब हम उसका नाम क्या रखते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन. It's called as a magnetic meridian. ठीक है? So it is a very simple concept तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर दिया. ठीक है, तो ये